नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ। साथियों, देश की बात देश न्यूज के साथ कार्यक्रम में हर बार हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो बहुत ही खास होते हैं। साथियों, आज के हमारे खास मेहमान हैं आजाद सिंह डबास जी, जो पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं, पूर्व कांग्रेस के नेता भी हैं और सिस्टम परिवर्तन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट भी है। साथियों, आजाद सिंह डबास जी आपके सामने रेरा यानी कि मध्य प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन एपी श्रीवास्तव के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा सिस्टम परिवर्तन पार्टी के बारे में भी बताएंगे, उनकी जॉब के बारे में भी बताएंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम सभी के सामने साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा के चेयरमैन एपी श्रीवास्तव के खिलाफ हैं आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने हाल ही में शिकायत दर्ज की है। उन पर भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं। ये शिकायत प्रभास जेटली नामक एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है, जिसमें श्रीवास्तव पर रेरा में नियुक्तियों में गड़बड़ी करने और एक बिल्डर से आवासीय प्लॉट लेने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। एपी श्रीवास्तव 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। रिटायरमेंट से पहले वो प्रशासन अकादमी के डीजीपी रह चुके हैं। तमाम पोस्टों पर वो तैनात रह चुके हैं। आजाद जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि सिस्टम परिवर्तन पार्टी के आप अध्यक्ष भी हैं, क्या जरूरत पड़ी आपको कि ये पार्टी बनानी पड़ी, आपको ये अभियान चलाना पड़ा? दरअसल अभी ये सिस्टम परिवर्तन अभियान है, ये एक एक्टिविज्म का प्लेटफॉर्म है। जब मैं एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट था तो उस समय हमने सिस्टम परिवर्तन अधिकारी कर्मचारी संगठन बनाया था, क्योंकि मैं सर्विस में था। तो सर्विस के दौरान अधिकारी कर्मचारियों की आवाज़ उठाने का ही प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता था और जो भी पीड़ित अधिकारी कर्मचारी थे उनकी आवाज़ हम उठाते थे और जो भी करप्शन हो रहा था गवर्नमेंट में उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते थे। जैसे बहुत सारे उस समय 2016 में पानी गिरा तो पन्ना वगैरह में बहुत सारे सिंचाई के डैम टूट गए, कहीं सड़कें टूट गई, कहीं बुंदेलखंड पैकेज में बहुत बड़ा करप्शन का मामला उठा था। वो सब इस तरह के इशू हमने सर्विस में रहते हुए उठाए और जो संबंधित अधिकारी थे, खासतौर से एसीएस एक वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट के थे राधेश्याम जुलानिया, वो बड़े सख्त और वैसे माने जाते हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई कि अगर इस तरह से डैम टूट रहे हैं, डैम आफ्टर डैम टूटे जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ज़रा ठीक से देख के सरकार इनका भी रोल के बारे में जांच होनी चाहिए। ये मैंने सर्विस में रहते हुए मुद्दा उठाया था। लेकिन जब सर्विस से हम रिटायर हो गए 2017 की जनवरी में, तो फिर वो अधिकारी कर्मचारी का लेबल का मुझे कोई औचित्य नहीं लगा और उसका फिर हमने नाम चेंज कराया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहाँ एप्लीकेशन लगा कि सिस्टम परिवर्तन अधिकारी कर्मचारी संगठन को सिस्टम परिवर्तन अभियान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ये अभियान है, जो भी सिस्टम में खामियां हैं, जो भी प्रदेश में करप्शन हो रहा है, जो भी ज्यादती हो रही है किसी के खिलाफ, जो भी जायज़ काम किसी का नहीं हो रहा है, इन सब पे ये दखल रखता है और लोग आते हैं, अपनी शिकायत लेके आते हैं, अपने काम लेके आते हैं और हम अधिकारियों के माध्यम से उनका काम कराने की कोशिश करते हैं। चलिए, रेरा पे अब बात कर लेते हैं। रेरा के जो चेयरमैन हैं एपी श्रीवास्तव, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक तो जो नियुक्ति है उनकी, उनमें गड़बड़ी को लेकर भी, इसके अलावा कई बिल्डर को परेशान करने के लिए उनके जो भी वर्क है उनमें धांधली करने के, या उनके जिस प्रकार से वो आरोप लगे, बड़े ही गंभीर आरोप लगे। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रभास जेटली जो हैं, वो भी हमसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जिनका जो मेन शिकायत करता है इस मसले में, जिन्होंने शिकायत की है, जिनकी शिकायत पे ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो रजिस्टर हो गई है। हाँ। दरअसल ईओडब्ल्यू में जो जिस तरह का वर्किंग है, पहले कंप्लेंट आती है तो मालूम पड़ा 1-2 बरस तो वैसे ही वो कंप्लेंट यूँ ही पड़ी रहती है, इधर उधर होती रहती है, उस पर कोई तवज्जो नहीं होता। लेकिन इस मामले में क्योंकि शिकायत गंभीर है तो ईओडब्ल्यू ने बड़ी त्वरित कार्रवाई की है और तीसरे दिन ही, शिकायत प्राप्ति के तीसरे दिन ही
प्राथमिकी दर्ज कर ली है, मतलब उन्होंने उसका कॉग्निजेंस ले लिया है और अब इसकी विधिवत जांच होगी जो भी आरोप इसमें लगाए गए हैं, और जांच होने के बाद अगर वो सही पाए गए तो फिर एफआईआर दर्ज होगी और चालान की नौबत आएगी। तो ये इसमें जो आरोप लगे हैं एपी श्रीवास्तव पे, वो आरोप हैं कि भाई इन्होंने रेरा का जो एक्ट है जिसमें किस तरह से नियुक्तियां होनी चाहिए उसके विरुद्ध इन्होंने जो है वो नियुक्तियां की हैं। जो अधिकार शासन को हैं उनका खुद ही इन्होंने इस्तेमाल किया, उपयोग कर लिया है, और ऐसे कर्मचारियों को भी इन्होंने रख लिया है रिटायर्ड वगैरह जो 65 की आयु सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, जिनको नियमानुसार नहीं रखा जा सकता। इन्होंने ऐसे लॉ के फील्ड में एक विज्ञापन इन्होंने निकाला नियुक्ति के लिए, 2 पदों की नियुक्ति होनी थी, मात्र एक विज्ञापन निकाला गया छोटा सा, ताकि किसी की नॉलेज में भी ठीक से ना आए और वो धीरे से एक औपचारिकता हो जाए। और इन्होंने उस एक विज्ञापन के आधार पर 3 व्यक्तियों का पैनल जो है गवर्नमेंट को अनुमोदन के लिए भेजा। गवर्नमेंट ने उसमें से मात्र एक व्यक्ति का जो है वो अनुमोदन दिया, लेकिन एपी श्रीवास्तव ने वो एक के बजाय 2 लोगों को नियुक्ति दे दी। जब शासन आपको अनुमोदन ही एक व्यक्ति का किया है, तो आप 2 लोगों को नियुक्ति कैसे दे सकते हैं? क्या आप शासन के ऊपर हो गए क्या? क्या रेरा कोई ऐसे एक्ट के तहत बन गया क्या तो शासन को ओवर रूल करेगा? सवाल यहाँ ये पैदा होता है। खैर वो अब जांच का मसला वो आएगा। जहाँ तक बात है, ये भी एक शिकायत का मसला है कि इन्होंने एक बिल्डर से आकृति, ये अपना हेमंत सोनी है शायद उसके प्रोप्राइटर हैं, या जो जिनका एक ग्रुप है आकृति बिल्डर्स हैं शायद उनका नाम जो है, तो उनके उसमें जो है खुद के नाम से और पत्नी के नाम से इन्होंने प्लॉट भी लिए हैं। तो ये प्लॉट कहाँ से आ गए? पैसा इसका इन्होंने दिया है कि ऐसे ही हो गया? तो ये भी कितनी कीमत का है? नहीं, इनकी खुद और इनकी पत्नी के नाम पर प्लाट लिया है। आकृति डेवलिंक्स के प्रोजेक्ट रद्द किए हैं। एपी श्रीवास्तव ने आकृति डेवलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के जो आकृति गार्डन्स प्रोजेक्ट है उसमें खुद और पत्नी जो नीति श्रीवास्तव है उनके नाम से रेसिडेंशियल प्लॉट नंबर B168 लिया। इसके साथ ही रेरा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आकृति डेवलिंक्स के सभी जो प्रोजेक्ट है वो रद्द कर दिए। रद्द इसलिए कर दिए, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को लटकाए भी रखा। ये भी उन पर आरोप है कि जो प्रोजेक्ट 1 या 2 महीने में क्लियर हो जाने चाहिए उनको 8-8 महीने तक या 6-6 महीने तक लटकाए रखा, जबकि नियम कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है जल्दी क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो खुद के नाम पर और पत्नी के नाम पर। इनको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर मुझे ये कहना है कि वो कितनी कीमत के प्लॉट हैं ये ईओडब्ल्यू अब देखेगा। वो पैसा कहाँ से आया, उसका स्रोत क्या है। अगर इनके पास वाजिब स्रोत है उसका और तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये स्रोत उसका पैसा नहीं बता पाए तो सीधा बात है कि उसमें बिल्डर पे दबाव डाल के इन्होंने ये सब प्लॉट लिया है। अच्छा, डेवलिंक्स जो प्रोजेक्ट है, रेरा अध्यक्ष के तौर पर इनको सुनवाई करनी चाहिए थी कि नहीं? क्योंकि नियम तो कहता है कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई की नहीं। जब ये खुद पार्टी है उसमें, जब ये इनका प्लॉट इन्होंने ले रखा है तो इनको चाहिए था कि उससे दूर रहे सुनवाई से भी, लेकिन इन्होंने की। चलिए ये भी जांच में क्लियर हो जाएगा इनका अधिकार बनता था नहीं बनता था, लेकिन बाई एंड लार्ज जो है जजेज भी ऐसा करते हैं। अगर वो किसी केस की सुनवाई कर रहे हैं, इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और कहीं अगर उस पर्टिकुलर केस में उनका कहीं से भी कोई लिंक है तो वो सुनवाई से हट जाते हैं। ये एक आम प्रथा है। तो इसका इन्होंने पालन किया नहीं किया। किसी दूसरे मेंबर से भी सुनवाई करवा सकते थे, एक मेंबर भी है वहाँ, उससे भी सुनवाई करा सकते, इन्होंने खुद की है। तो ये भी जांच में अब आएगा। तो ये जो मसला है, अब जहां तक बात है कि लटकाए रखना प्रोजेक्ट्स का, अब ये बहुत गंभीर आरोप है। इसमें पूरा प्रदेश का डेवलपमेंट सफर किया है। ये सर प्रोजेक्ट नहीं रुके हैं। इनसे स्टील इंडस्ट्री, इससे आपका माइनिंग इंडस्ट्री, इससे आपका सीमेंट इंडस्ट्री, इवन लेबर इंडस्ट्री, ये सब इफेक्ट हुए हैं। लेबर का कितना लेबर इसमें खपना था, वो सब बेरोजगार हो गए। कितना स्टील, कितना मिनरल्स, कितना आयरन और कितना सीमेंट, ये सब लगना था, वो सब कारोबार, सब फैक्ट्रीज पे विपरीत प्रभाव पड़ा ना। हम इस तरह से अगर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को रोकेंगे अपनी हेकड़ी के लिए तो ये तो सरासर गलत है। हाँ, अगर कोई बिल्डर गलत कर रहा है
मेरा मानना अगर किसी ने गलत किया है जस्ट उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, इसके जो रूल्स हैं वो भी, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि रेरा का मकसद है कि रियल एस्टेट क्षेत्र को रेगुलेट करना और जो घर खरीदारों की समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, जैसा कि अलॉटीज के हितों की रक्षा करना, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। इसके अलावा जो पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित करना, धोखाधड़ी को भी घटाना, और घर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच में सही जानकारी का प्रसार करना, बिल्डरों और निवेशकों दोनों पर अधिक से अधिक जिम्मेदारी डालना। और देखिए, एक विश्वसनीयता बनी रहती है कि इसमें निवेश भी आए। कुल मिलाकर सरकार की भी एक मंशा थी कि रियल एस्टेट के माध्यम से इसमें निवेश भी आए। अब ऐसे घोटाले होंगे तो कौन निवेश करेगा रियल एस्टेट में? दरअसल क्या है, सरकार के अधीन जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है, ये बिल्डिंग्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, शिक्षा का कोई नियामक अथॉरिटी बनी हुई है, बिजली की कोई नियामक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है, इन सब में वरिष्ठ IAS अधिकारी काबिज हो जाते हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं। ये मैंने देखा है। जो हितग्राही हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, जबकि वो प्राइमरी उन्हीं का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है। ये अपना इंटरेस्ट सर्व करने लग जाते हैं उन्हीं से मिलके। जो जैसे पावर का मान लीजिए रेगुलेटर, तो पावर प्लांट जिनके उनसे मिल जाते हैं, उनका टैरिफ का बढ़ावा देते रहते हैं, आम कंज्यूमर का रेट्स बढ़ता रहता है। आप ये रेरा में है तो बिल्डर्स के साथ मिल जाते हैं। इनसे पहले भी जो थे अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे एंटोनी डिसा, वो भी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। उनकी तो इतनी गंभीर शिकायतें आई थी, सब वित्तीय अनियमितताएं थी उनकी, इतनी गंभीर थी कि सरकार ने उनको हटा के ही अपना इतिश्री कर ली। अरे भाई, उनकी जांच करनी चाहिए थी, जांच करके बताना चाहिए था कि क्या घपला घोटाला कर रहे हैं। इनकी भी जांच होनी चाहिए जो वर्तमान में हुआ है। लेकिन इस देश में जो IAS अधिकारियों ने कर रखा है वो बहुत ही गलत है। रेरा के जो चेयरमैन के नियुक्ति के जो निर्देश बने हैं, रेरा का जो कानून बना है, उसको इस तरह से बनाया गया है कि फिर कुछ बिगाड़ना। जैसे अभी ये क्या सामने आ रहा है कि साहब, रेरा के चेयरमैन की अगर कंप्लेंट है तो हाई कोर्ट के जज सुनेंगे। क्यों सुनेंगे हाई कोर्ट के जज? क्यों नहीं कोई दूसरा मैकेनिज्म है? ये इन्होंने जानबूझ के, ये पहले चीफ सेक्रेटरी क्यों इसमें नियुक्त होते हैं? क्या खासियत चीफ सेक्रेटरी में? कोई दूसरे अधिकारी क्यों नहीं आते? दूसरी सर्विस के लोगों को क्यों नहीं मौका दिया जाता? क्योंकि यही नियम बनाने वाले, यही बैठने वाले रिटायरमेंट से पहले ये तय कर लेते हैं, मुझे इस पद पर बैठना, मुझे इस पद पर बैठना, मुझे इस पद। AP श्रीवास्तव को चीफ सेक्रेटरी बनना था, 84 बैच के थे, लेकिन बनाया किसको? इकबाल सिंह बैंस को। इकबाल सिंह बैंस इसलिए बन गए चीफ सेक्रेटरी कि कांग्रेस की सरकार चली गई। अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो इकबाल सिंह बैंस चीफ सेक्रेटरी नहीं बनने वाले थे, वो कोई और बन ही गए थे। वो भी ऐसे चीफ सेक्रेटरी बने जिनके ऊपर भारी इल्जाम थे। मोहंती, SR मोहंती को चीफ सेक्रेटरी बना दिया कमलनाथ ने। तो वो कौन थे? वो उनके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े आरोप थे, आज से नहीं 20 साल से चल रहे थे, उनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया। तो ऐसे ही चल रहा है। अब चीफ सेक्रेटरी जो बैठे हैं, रिटायरमेंट से पहले तय कर लेते हैं, मैं अब यहाँ बैठूंगा, मैं इस आयोग में बैठूंगा, मैं इस चुनाव वाले में बैठूंगा, मैं ऐसा बनूंगा। नियम भी अपने हिसाब से बना लेते हैं और इतने सख्त नियम बना लेते हैं, एक बार बैठ गए तो फिर उन पर कार्रवाई करना भी दुष्कर है। तो ये क्या हो रहा है? कैसे ऐसे चलेगा? इसके अलावा जो रेरा के चेयरमैन बनने के लिए 6 और नाम थे जी, लेकिन श्रीवास्तव जी ही बने। इसलिए बने, इसकी कहानी बता देता हूँ। इसलिए बने कि इनको चीफ सेक्रेटरी जब नहीं बनाया तो शिवराज जी ने इनसे एक अंडरस्टैंडिंग की। पहले इनको DG बना दिया वहाँ प्रशासन अकेडमी में, वहाँ भेज देते हैं जिसको नहीं बनाया, और फिर कह दिया जब दोबारा क्लेम व्लेम लगाया, अरे आपको देख लेंगे, बना देंगे, बना दिया। चीफ सेक्रेटरी बना दिया इकबाल सिंह बैंस को, और इनको बाद में जो है एडजस्ट कर दिया रेरा के चेयरमैन बना के। अब ये रेरा के चेयरमैन बन गए, ये मनमानी उतारू हैं। ये ACS फॉरेस्ट भी रहे हैं, मैंने इनकी वर्किंग को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से। इनको बहुत गुमान है अपने ऊपर कि मुझसे ज्यादा नियम कानून तो कोई जानता ही नहीं है। इनको ये भ्रम है और ये मिथ्या है। मैंने खुद अपने केस में देखा है। मेरे केस में ये नियम विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे, नियम विरुद्ध कार्रवाई इन्होंने आगे बढ़ा दी थी। मेरी जानकारी में आया कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी से मिला। मैंने जब इन्होंने नहीं सुना तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मसला है, ऐसा ऐसा मामला हुआ था, ऐसा हुआ, अब ये नियम विरुद्ध मेरे खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं।
बिल्कुल चीफ ठीक है। सेक्रेटरी की नॉलेज में जब आया तब इनकी कार्रवाई रुकी। ये तो अपनी दादागिरी करते हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं उन्होंने मन का ही काम किया है, ना हाँ। कानून को ताक में रखा, नियम को ताक में कानून रखा, में ताक सरकार में को ताक रखने में के रखा। इनकी आदत में शुमार है। शुमार है। इनकी आदत में बिल्कुल, शुमार है। बिल्कुल एपी ठीक है। तो श्रीवास्तव। दर्शकों, चूंकि अब वक्त तो चला है विदाई लेने का, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी एपी श्रीवास्तव विवादों में है, गंभीर विवादों में है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने उन पर एफआईआर यानी कि प्राथमिकी दर्ज कराई है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में ये केस कितना आगे बढ़ेगा, उनके खिलाफ में क्या कुछ कार्रवाई होगी। हमारे साथ में आजाद सिंह डबास जी थे, जो कि पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं, पूर्व कांग्रेस के नेता है और सिस्टम परिवर्तन अभियान के भी वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने कई बड़े रोचक बातें कही है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने बात की है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया और सर आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो दर्शकों, हमें दीजिए इजाजत और लगातार आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार। थैंक यू।